I am Sachin Kumar Tyagi. Today I will discuss design and analysis of algorithms. In this lecture series, I will discuss dynamic programming. In dynamic programming, I will discuss most important topic and interesting topic, longest common subsequence, LCS. First of all, we try to understand what is the use of LCS in daily life. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या है और इसका क्या यूज है। देखिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में समझने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मुझको एक सीरीज एक्स दी है, क्लियर, एक सीरीज दी है जिसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं x1, x2 एंड xn, क्लियर। ये x गिवन है, मुझे क्या गिवन है, यहां पर y गिवन है। तो y में आपके y में जो एलिमेंट्स मुझे गिवन है वो गिवन है y1, y2 एंड y एंड सो ऑन yn। मुझे निकालना क्या है, z निकालना है। z क्या होगा, x और y में वो कॉमन सबसिक्वेंस जो हाईएस्ट चेन हो, क्लियर। मींस एक मुझे कॉमन सबसिक्वेंस चेन निकालनी है। इस कॉमन सबसिक्वेंस को मैं क्या कह रहा हूं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। यदि मैं इसके यूज की बात करता हूं तो आपने सुना होगा डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को मैच कराते हैं। यदि आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मैच कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपका डीएनए एक का दूसरे से डीएनए क्या कर गया, मैच। होता क्या है कि जो फर्स्ट बंदा है, फर्स्ट पर्सन है, उसके मॉलिक्यूल्स है, मींस उसके फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को मैं क्या मानना हूं, एक्स मानना हूं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है आपके उस फर्स्ट बंदे के, x1, x2, xn एंड सो ऑन, xn तक। सेकंड बंदा जिसके मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या कराना है, मैच कराना है, तो उसको मैं क्या मानकर चल रहा हूं, y मानकर चल रहा हूं सपोज। तो y उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, y1, y2 एंड सो ऑन yn तक। अब मुझे क्या करना है कि y के मॉलिक्यूल्स को मुझे x के मॉलिक्यूल्स से क्या कराना है, मैच कराना है। हाईएस्ट एलिमेंट्स, हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स मेरे क्या करने चाहिए, मैच। हाईएस्ट कितने मॉलिक्यूल्स मैच कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका डीएनए क्या कर गया, मैच कर गया, अदरवाइज डीएनए आपका मैच नहीं हुआ। तो हम उस हाईएस्ट कॉमन सबसिक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसी को जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके क्या किए, मैच किए हैं, इट इज कॉल्ड जेड। मींस यदि मैं डीएनए टेस्टिंग की बात करूं, ये एलसीएस की बात करता हूं, तो एलसीएस आपका डीएनए टेस्ट मैचिंग की एक एल्गोरिथम्स है। तो डीएनए टेस्ट मैचिंग में हम जो एल्गोरिथम यूज करते हैं वो एल्गोरिथम यूज करते हैं हम एलसीएस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। यदि मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस प्रॉब्लम वी आर गिवन टू सबसिक्वेंस। फर्स्ट इज x1 में आपके मॉलिक्यूल्स x1 से लेकर xm, y गिवन है y1 से लेकर yn, एंड we wish to find out a maximum length common subsequence of x and y. This section, how to efficiently solve the LCS problem using dynamic programming, means कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके मैच कर रहे हैं उसके लिए जो एल्गो यूज हो रही है वो LCS है। बट LCS एल्गोरिथम जिस अप्रोच पर बेस है वो अप्रोच है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की यदि मैं बात करता हूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमेशा जब यूज होती है जब किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, आंसर हो। यदि जब एक से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिमल प्रॉब्लम। तो मुझे कौन से आंसर में इंटरेस्ट होगा, उस आंसर में इंटरेस्ट होगा जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमल में। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके यदि कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म कोड है तो आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कौन सी आज ड्रेस कोड पहनना है, क्योंकि आपके कॉलेज का यूनिफॉर्म फिक्स है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था। सपोज दैट यदि आपके कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड नहीं है तो आपके पास एक से ज्यादा बहुत ऑप्शन है। जितने भी आपके पास ड्रेस कोड है वो सभी ऑप्शन आप किसी को भी पहन सकते हो। तो आपके माइंड में एक फाइटिंग चल जाएगी, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी कि आज किस ड्रेस कोड को मैं पहनकर जाऊं जो मेरा क्या लगने वाला है, बेस्ट लगने वाला है। तो मीन्स यदि जब एक से ज्यादा, तो आपके एक तरीके से दो टाइप की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ में, जिनके एक ही आंसर एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम वो जिनके एक से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट करते हैं। जिनके एक से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट करते हैं इट इज कॉल्ड ऑप्टिमल प्रॉब्लम।
क्लियर। अब जिनके एक से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट करते हैं उनका मुझे कौन से आंसर में हमेशा इंटरेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा। मींस ऑप्टिमल प्रॉब्लम का हम कौन सा आंसर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को यूज सोल्व करने के लिए आपकी जो अप्रोच यूज होती है, इट इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए फोर्थ स्टेप यूज करती है। फोर्थ स्टेप में हम किसी भी डायनेमिक प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व। आपका एलसीएस भी आपकी एक ऑप्टिमल प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे देखिए मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं, मेरा कौन से मॉलिक्यूल्स में मैच में इंटरेस्ट है, जो मैक्सिमम लेंथ मैच कर रही है। आपके कुछ ऐसा भी आंसर हो सकता है कि आप मैक्सिमम ना निकाल कर मिनिमम निकाल दीजिए, या उसके बीच में। तो आपके इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज द पार्ट ऑफ आंसर। क्लियर। ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे जो मेरे ड्रेस कोड है वो सभी अच्छे हैं, बट मेरा तो उसमें इंटरेस्ट है जो सबसे बेस्ट हो। यहां पर भी मेरा उसी में इंटरेस्ट है जिसकी चेन, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम क्या करने चाहिए, मैच। इसको निकालने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपके फोर्थ स्टेप यूज करती है। क्लियर। फर्स्ट स्टेप है कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मींस वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को का एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करती है कि जिसके द्वारा मुझे कौन से सॉल्यूशन में इंटरेस्ट था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। क्लियर। सेकंड इज उस सॉल्यूशन के लिए जब इसने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर के बाद हम उसके लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। क्लियर। मींस रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मींस हम एक एल्गोरिथम फाइंड आउट करते हैं जिसके द्वारा हमें उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। थर्ड स्टेप में उस एल्गोरिथम के द्वारा हम वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब मेरे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं, अब मुझे तो किस में इंटरेस्ट है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है, बेस्ट सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। तो जो मैंने थर्ड स्टेप में कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी, क्लियर, उस कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं अपना बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करूंगा, बेस्ट सॉल्यूशन कह लीजिए या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह लीजिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब बेस्ट सॉल्यूशन, उस बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करूंगा, मैं चूज करूंगा। तो कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। इन फोर्थ स्टेप के द्वारा, ये फोर स्टेप होते हैं जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करती है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी इन फोर्थ स्टेप के द्वारा हमारा जेड मींस मैक्सिमम जो कॉमन सबसिक्वेंस है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। देखिए स्ट्रक्चर सेम क्या है, मुझे x गिवन है, ये मैं समझ रहा हूं, x1 टू xn, और मुझे सेकंड क्या गिवन है, y गिवन है, y1 टू yn, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, z। देखिए मुझे y को x से मैच कराना, तो इसमें केस क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्या डिफाइन हो रहा है कि यदि आपका सपोज करो x एग्जिस्ट ही नहीं करता, यदि मैं इसे i से इंडिकेट करता हूं और इसे किससे इंडिकेट करता हूं, मैं j से इंडिकेट कर रहा हूं, तो y को मुझे मैच किससे कराना है, कुछ है ही नहीं। तो इफ i 0 मींस x 0, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, मतलब z कोई मैच ही नहीं करेगा। i एग्जिस्ट करता है पर j आपका 0 है, तो उस केस में भी i को किससे मैच कराओगे, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो केस क्या बना, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं, इफ i 0 और j 0, मतलब i कोई भी इनमें क्या होगा, 0 होगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। i 0 और y 0 या j 0, तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो कंडीशन क्या मैच कराने की, i भी आपका 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और j भी किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से। मींस दोनों ही यदि 0 से ग्रेटर देन हैं, तब मैं x को y से क्या कराऊंगा, मैच कराऊंगा। अब देखिए जब मैं x को y से मैच कराऊंगा तो मींस दो ही केस बनते हैं, या तो वो मैच करेगा या मैच नहीं करेगा। तो मैच करेगा तो क्या होगा और मैच नहीं करेगा तो क्या होगा। मींस यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सिर्फ 3 स्टेप मेरे सामने निकल कर आते हैं। पहला स्टेप i 0, तो तब भी आपकी z की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा, केस मतलब 0। j 0, तो उस केस में भी 0, मींस इफ i 0 और j 0 देन वैल्यू इज 0। उस जो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं CIM से, सॉरी CIJ से, तो CIJ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए CIJ की, तो I भी 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, J भी 0 से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उस केस में मैं XI और YJ को क्या कराऊंगा, मैच कराऊंगा, या तो मैच करेगा या मैच नहीं करेगा। देन केस
यदि वो मैच करता है, यदि एक्स आई इजिकल टू वाई जे मैच करता है, तो उस केस में क्या वैल्यू होगी सी आई जे की? उस केस में वैल्यू होगी सी आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन, जो भी वैल्यू है उसमें क्या ऐड कर दीजिए? वन ऐड कर दीजिए। थर्ड केस क्या बनेगा कि आई और जे तो जीरो से ग्रेटर देन है, बट एक्स आई वाई जे से क्या नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा। तो मैं दो वैल्यू लेता हूं, एक वैल्यू लेता हूं सी आई कोमा जे माइनस वन, और एक वैल्यू लेता हूं आई सी आई माइनस वन कोमा जे। अब इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी हम उसे ले लेते हैं। मींस मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। स्ट्रक्चर क्या डिफाइन किया, समझने की कोशिश करना। इफ आई जीरो और जे जीरो, तो सी आई जे की वैल्यू जीरो। सेकंड केस, आई जे भी ग्रेटर देन जीरो है, आई जे यहां भी जीरो ग्रेटर देन क्या है? जीरो। तो उस केस में एक्स आई को वाई जे से मैच कराऊंगा, एक्स आई वाई जे से मैच होगा और या नहीं होगा। यदि मैच करता है मींस एक्स आई किसके इक्वल टू है? वाई जे के है। तो मैं वैल्यू कौन सी कंसीडर करूंगा? सी आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन, उसमें क्या ऐड कर दूंगा? वन। आप समझिए सी आई माइनस वन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आई की वैल्यू एक कम करना है। यदि मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में ले रहा हूं तो इसका मतलब एक रो को मुझे क्या करना है? कम करना है। एक रो को कम करना, और जे भी मैं एक कम कर रहा हूं तो मींस एक कॉलम भी कम करना है। एक रो और हम एक कॉलम को जब कम करेंगे तो ये वैल्यू, मतलब कुल मिलाकर मुझे वैल्यू कहां से पिक करनी है? एक रो की वैल्यू कम करिए, एक जे कॉलम की वैल्यू कम करिए, वहां पर जो भी वैल्यू है उस पर प्लस वन ऐड कर दीजिए। आप समझने की कोशिश करोगे तो वो वैल्यू होगी आपकी डायगोनल वैल्यू। मींस एक रो कम हुई तो ऊपर की साइड वैल्यू कौन सी उठाई? कॉलम किया तो डायगोनली। तो डायगोनली जो वैल्यू है उसमें क्या ऐड कर दीजिए? वन ऐड कर दीजिए। तो सी आई माइनस वन कोमा जे आई माइनस वन कौन सी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है? डायगोनली वैल्यू को। थर्ड केस, आई और जे तो जीरो से ग्रेटर देन है, बट एक्स आई किससे मैच नहीं हुआ? वाई जे से मैच नहीं हुआ। तो उस केस में मुझे दो वैल्यू में से एक वैल्यू पिक करनी है, या तो ये जो इन दोनों में क्या होगी? मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या? आई माइनस वन, आई माइनस वन मैंने रो कम की, जे कम नहीं किया। तो रो कम की तो ऊपर की साइड गया, तो मींस ये इंडिकेट कर रहा है अपर वैल्यू। अपर वैल्यू जो भी होगी, क्लियर? सी आई कोमा जे माइनस वन इंडिकेट क्या कर रहा है? रो तो वही है, रो तो वही है, कॉलम आप एक कम कर रहे हो, तो रो वही है, कॉलम इधर आ रहे हो, तो लेफ्ट साइड में मींस इस एरो साइड, क्लियर? लेफ्ट साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी सिर्फ तीन वैल्यू पिक होनी है, एक डायगोनली, एक अपर ये, और एक आपकी लेफ्ट साइड से। अब कौन सी वैल्यू कब पिक होनी है तो बड़े ध्यान से समझिए, माइंड में सेट कर लीजिए। एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर और एल्गो समझ में आ जाएंगे। आई जीरो और जे जीरो, उस केस में सी आई जे की वैल्यू जीरो, कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा केस, आई और जे दोनों ही किससे ग्रेटर देन है? जीरो से ग्रेटर देन है। तो उस केस में एक्स आई को वाई जे से मैच कराऊंगा। एक्स आई यदि वाई जे से मैच कर गया तो डायगोनली में जो भी वैल्यू है उसमें वन ऐड कर देंगे। थर्ड केस, एक्स आई वाई जे से मैच नहीं हुआ। जब एक्स आई वाई जे से मैच नहीं हुआ तो उस केस में मैं दो वैल्यू देखूंगा, वर्टिकल वैल्यू देखूंगा और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल वैल्यू देखूंगा। इन दोनों में जो भी ग्रेटर देन वैल्यू होगी उसको मैं ले लूंगा। पर एक केस तो ये भी बनता है कि यदि ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, हॉरिजॉन्टल भी, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल भी और आपका वर्टिकल भी, तो फिर कौन सा लेना है? उस केस में मैं कंसीडर करता हूं किसको? अपर वैल्यू को। किसको इंडिकेट करते हैं? वर्टिकल वैल्यू को। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आया? समझ में आया। अब हम इसकी एल्गो समझते हैं। एल्गो समझते हैं, देखिए किस इस एल्गो के द्वारा उस वैल्यू को निकालेंगे हम। एम, एम आपके एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी लेंथ है, वो मैंने किस में डाल दी? एम में डाल दी, क्योंकि एक्स आपके एक्स के भी मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होंगे एंड आपको किसके भी मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे? वाई को के भी गिवन होंगे। वो मैंने किस में डाल दिया? एन में डाल दिया, क्लियर? अब मैंने दो टेबल बनाई, एक सी के लिए और एक बी के लिए। बी इंडिकेट करता कि कहां से वैल्यू पिक हो रही है आपकी, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, और सी आपकी जो मैं वैल्यू क्या कर रहा हूं? कंप्यूट कर रहा हूं। एक रो और एक कॉलम हमें क्या लेना? एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि उस किस केस के लिए कि आई जीरो हो या जे जीरो हो। तो मैंने लिया, टेबल बनाई, तो 1 to m लूप चलेगा। उस मैंने 1 से लेकर m तक लूप चलाया x के लिए। सी आई जीरो, अब की बार मैंने क्या कर दिया? आई तो मेरा 1 से m चल रहा, बट j क्या है? जीरो। j जीरो होगा तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आई जीरो और जे जीरो वैल्यू है जीरो, तो सी आई जीरो मीन्स वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक लूप चलाया जीरो से लेकर n तक। अब की बार मैंने किसको जीरो कर दिया? आई को जीरो कर दिया, तो जीरो टू जे, तो वैल्यू क्या हो गई?
0। ये मैं ऑलरेडी वो केस समझा चुका हूं, I0 और J0 वैल्यू इज 0। अब लूप चलेगा 1 से लेकर m तक टेबल मैट्रिक्स की फॉर्म में, और I के अंदर ये आपका J का लूप आ रहा है, और ये लूप चलेगा 1 से लेकर n तक। अब xi या तो yj से मैच होगा या xi yj से मैच नहीं होगा। मैच नहीं होगा तो इस केस पे एल्स पर आ जाऊंगा मैं। xij yj से मैच होता तो मैंने बताया था कि डायगनली वैल्यू पिक होगी, तो डायगनली वैल्यू इंडिकेट होती है तो Cij में जाएगा Ci-1 कोमा J-1, जो भी वैल्यू उसमें क्या ऐड कर दो +1, और Bij मीन्स आपका एरो उस साइड जहां से वैल्यू पिक हुई है, वैल्यू कहां से पिक हुई है, डायगनली, तो मीन्स डायगनली का साइन लगा दिया। नेक्स्ट आपका यदि ये वैल्यू नहीं है तो Ci-1 कोमा J कि कंपेरिजन किससे करूंगा, Ci कोमा J-1 मीन्स मैं हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कंपेरिजन करूंगा। इनमें जो भी ग्रेटर देन होगी वो वैल्यू Cij में आ जाएगी। मीन्स वर्टिकल ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में कौन सी वैल्यू आएगी, वर्टिकल। तो Ci-1 कोमा J इंडिकेट्स द वर्टिकल वैल्यू, और साइन भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल। यदि ये ग्रेटर देन नहीं है तो एल्स में किस पर आ जाऊंगा कि Cij में क्या जाएगा, Ci कोमा J-1, क्लियर, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, तो मींस Bij। ये मेरा रिटर्न C एंड B। अब इस एल्गो के द्वारा मैं एक एग्जांपल से एल्गो को समझने की कोशिश करता हूं। एल्गो में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि I0 और J0 वैल्यू इज 0। I और J आपके 0 से ग्रेटर देन है दोनों के दोनों, तो इसका मतलब xi को yj से मैच कराऊंगा। मैच होगा या मैच नहीं होगा, मैच होता है तो xi इक्वल टू yj, तो वैल्यू पिक होगी आपकी डायगनली वैल्यू पिक होगी और उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। यदि xi yj के बराबर नहीं है तो हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल और डायगोनल वो वर्टिकल को मैं कंपैरिजन करूंगा, इन दोनों में जो मैक्स होगा वो आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। x आपको गिवन है, मैं लेकर चल रहा हूं, x आपको गिवन है, x मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है ABC BD, ABC BD BD A B, ये x गिवन है। y क्या गिवन है आपको, BDC A B A, क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, z मुझे फाइंड आउट करना है, क्लियर। ये प्रॉब्लम थी तो मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया, x मैंने इधर लिख लिया, मैंने कहा था एक रो एक्स्ट्रा लेंगे और एक j, तो मैंने एक रो, तो A B C B D A कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया, तो ये टेबल के फॉर्म में, तो एक आपने टेबल बना ली, क्लियर। इधर मैंने x इंडिकेट कर दिया, x अभी आई 0 के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स A B C B D A B, इधर x इंडिकेट कर दिया, इधर मैंने क्या इंडिकेट कर दिया, y इंडिकेट कर दिया, B D C A B A, क्लियर। एक रो और एक कॉलम मैंने क्या लिया, एक्स्ट्रा लिया, क्लियर। इस केस में I0 और J0, I0 तो आपका मीन्स J बढ़ता जा रहा, तो I0 J0 0, I0 J1 0, I0 J2, I0 J3 0 0 0, मीन्स I आपका बढ़ता जा रहा है, सॉरी I0 है, J बढ़ता जा रहा, पर कोई भी वैल्यू हो 0। इस केस में इधर भी सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि आपका I इंक्रीमेंट हो रहा है पर J क्या आपका 0, तो एक भी 0, तो वैल्यू इज 0, तो ये 0 एंड 0 ये मैंने फिल कर लिया किस केस में, I0 और J0। अब xi को A को B से मैच कराया, A को B से मैच कराया तो या तो मैच होगा या मैच नहीं होगा। अब I1 और JV1 लूप चल चुका है 1 से M और J से 1 to N, A B से मैच हुआ, मैच नहीं होता तो उस केस में मैंने कहा था कि दो वैल्यू पिक कंपेरिजन करते हैं, इस 0 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों में जो ग्रेटर देन होगी, पर ये तो दोनों ही सेम है, ये भी 0 ये भी 0, तो मैंने कहा था कि किसको प्रायोरिटी दोगे, हमेशा वर्टिकल वैल्यू को, तो वर्टिकल वैल्यू को 0 को मैंने कॉपी किया और एरो क्या लगा दिया, ऊपर की साइड वर्टिकल। फिर A को मैंने किससे मैच कराया, D से मैच कराया, A और D फिर से मैच नहीं हुए, मैंने इस 0 की और इस वर्टिकल की फिर कंपेरिजन की, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है ही नहीं, दोनों सेम है, तो मैंने ऊपर वर्टिकल 0 को कॉपी किया और एरो लगा दिया ऊपर की साइड। फिर A को C से कंपेरिजन किया, फिर से सेम मैच नहीं हुआ, तो इन दोनों कंपेरिजन की 0 कॉपी, A और A क्या कर गए यहां पर मैच। जब मैच कर जाता तो मैंने कहा था कि डायगोनल में जो वैल्यू है
तो इसका डायगोनल कौन सी वैल्यू है, ए, इसकी डायगोनल वैल्यू ये, जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना, तो 0 + 1 तो 1 और डायगोनली साइन। क्लियर। अब ए की कंपेरिजन किससे हुई, बी से कंपेरिजन। ए और बी सेम नहीं है, तो मैंने कहा था कि दो कंपेरिजन करनी है, इधर की कंपेरिजन और वर्टिकल, इन दोनों में जो ग्रेटर देन होगा वो वैल्यू। तो 1 और 0 में कौन ग्रेटर देन है, 1 वैल्यू ग्रेटर देन। 1 को मैंने कॉपी किया और कहां से पिक हुई, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, तो मैंने ये साइन लगा दिया। आई थिंक समझ में आया। अब ए की कंपेरिजन ए से हुई, जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, तो वैल्यू कहां से उठेगी, डायगोनली, और डायगोनली में जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करो, तो 0 + 1 1 और डायगोनली साइन। अब नेक्स्ट, बी को बी से मैच कराया, बी को जब बी से मैच कराते हैं तो वैल्यू क्या आई, बी और बी क्या कर गए, मैच, तो डायगोनल में वैल्यू जो भी है उसमें 1 ऐड करो और डायगोनली साइन। बी को डी से मैच कराया, अब बी और डी मैच नहीं हुए, यहां पर बी और डी मैच नहीं हुए। जब बी और डी मैच नहीं हुए तो मैंने इसकी कंपैरिजन और ये कंपैरिजन की, इन 1 और 0 में कौन ग्रेटर देन है, 1, तो मैंने 1 को कॉपी किया और हॉरिजॉन्टल साइन लगा दिया। बी सी आपका कंपैरिजन किया, फिर हॉरिजॉन्टल, बी और ए को कंपैरिजन किया। अब देखिए यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, पर मैंने कहा था कि जब दोनों वैल्यू सेम हो तो वर्टिकल को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 को मैंने यहां लिखा और वर्टिकल प्रायोरिटी दी। बी और बी मैच कर गए, तो मैच करने पर जो वैल्यू आपकी हॉरिजॉन्टल है तो उस वैल्यू को पिक करना, उसमें 1 ऐड कर देना। तो हॉरिजॉन्टल डायगोनली वैल्यू क्या, 1, 1 + 1 2 हो गया और डायगोनल 2। तो बी और ए मैच नहीं हुआ, इन दोनों में कंपैरिजन की तो क्या आ गया, 2 और हॉरिजॉन्टल। सेम कहानी फर्दर, सी की कंपैरिजन किससे करेंगे, बी मैच नहीं हुआ, आपकी कौन सी वैल्यू उठ गई, वर्टिकल। सेम कहानी, सी डी से मैच नहीं हुआ, सी सी से मैच हुआ, सी सी से मैच हुआ, तो इसका मतलब डायगोनल वैल्यू पिक होनी है, 1 है, और 1 में एक ऐड करने के बाद 2, तो सी सी मतलब वैल्यू मैच हुई, 2 हो गया, और आपका साइन हो गया आपका ये डायगोनली। आई थिंक आप इस टेबल को बना लोगे। मैं लास्ट वाली अब रो को समझाने की कोशिश करता हूं, बस लास्ट एंट्री, आप पूरी टेबल की ऐसे एंट्री फिल कर लोगे। बी से मैच हुआ, तो जो यहां पर वैल्यू है तो उसमें डायगोनली में 0 में 1 ऐड किया, 1 आया और साइन आपका डायगोनली। अब बी डी से मैच नहीं हुआ, तो इस 1 और 2 में जो ग्रेटर देन है, तो 2 ग्रेटर देन है और साइन वर्टिकल। बी और सी मैच नहीं हुए, तो इन 2 और 2 ये सेम है, तो 2 को कॉपी किया वर्टिकल। बी और ए मैच नहीं हुए, तो यहां से और यहां से इन दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है, 3 ग्रेटर देन है, 3 को मैंने कॉपी किया और वर्टिकल। बी एंड बी क्या कर गए आपके, मैच, तो डायगोनल में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड किया, तो 3 + 1 4 और आपका साइन डायगोनली। बी ए से मैच कर गया, बी जब ए से मैच कर जाता है, मैच नहीं हुआ, सॉरी, बी ए से मैच नहीं हुआ, तो आपकी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो भी ग्रेटर देन है, पर ये तो दोनों सेम है, तो प्रायोरिटी देंगे वर्टिकल को, 4 कॉपी किया और वर्टिकल साइन। ये आपकी टेबल बन गई। इट इज कॉल्ड थर्ड स्टेप, कि हमने पूरी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लिया। हमने देखिए 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप में एक स्ट्रक्चर डिवाइड किया, स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जो मैंने बताया था कि क्या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था I0 J, I और J, एक बार मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि मुझे वैल्यू पिक करनी थी, यदि मैं नहीं लेता तो ये वैल्यू कहां से पिक करता, तो इस वजह से मैंने केस एक्स्ट्रा कर लिया। तो I0 हो आपका, J0 हो, तो वैल्यू 0। सेकंड केस क्या लिया कि XI YJ से मैच होगा, मैच होगा या मैच नहीं होगा। फिर इसके बेस पर हमने एक एल्गो डिफाइन की, इट इज कॉल्ड सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में उस एल्गो के बेस पर मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्या किया, कंप्यूट किया है, इंफॉर्मेशन मेरी कंप्यूट होगी। फोर्थ स्टेप क्या था कि अब मुझे इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना आंसर सोल्व करना, मींस आपको मुझे वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बतानी है, जो मेरी किसकी वैल्यू होगी, Z की वैल्यू होगी। तो Z क्या होगा, अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोर्थ स्टेप समझिए। लास्ट में लेते हैं B और A को मैच कराते हैं लास्ट स्टेप में, क्योंकि यहां से चलना है। B और A सेम नहीं है, बट इसने मुझे बताया कि किधर चलना है। लास्ट में इसने मुझे बताया कि वर्टिकल चलना, तो मैं यहां पर पहुंच गया। जब मैं यहां पहुंच गया तो यहां पर क्या A और यहां पर क्या है A, तो इसका मतलब A और A क्या कर गए आपके, मैच कर गए। तो जब आपके मैच कर जाते हैं उसको आप टिक कर लीजिए, हाईलाइट जैसे मैंने करा हुआ है पहले में। अब इस एरो ने बताया कि मुझे किस साइड चलना है, इसने बताया कि मुझे किस साइड जाना, क्योंकि मैं यहां से वहां पहुंच गया था, इसने बताया यहां आना है। जब यहां आए तो यहां पर D और B फिर से मैच नहीं हुए,
फिर इसने बताया कि मुझे कैसे चलना है, वर्टिकल चलना है, तो मैं यहां पहुंच गया। तो यहां पर क्या बी और यहां पर क्या बी और बी फिर से मैच कर गए, तो मैच कर गए, इसका मतलब वो मेरे आंसर का पार्ट है। फिर इसने मुझे बताया कि किस साइड चलना है, इसने बताया कि डायगनली चलना है, डायगनली मैं यहां पहुंच गया। डायगनली यहां क्या सी और यहां पर क्या ए, पर सी और ए मैच नहीं हुए, तो इसने मुझे बताया कि किस साइड चलना, मैं इसके अकॉर्डिंग अपना पाथ फॉलो कर रहा हूं। इसने बताया कि लेफ्ट साइड चलना, लेफ्ट साइड हम गए, तो यहां पर क्या है, यहां पहुंचे, यहां पर सी और सी क्या कर गए, आपके मैच कर गए, तो ये भी आंसर का पार्ट है। आंसर इसने बताया कि मुझे किधर साइड जाना है, डायगनली ऊपर की साइड जाना, डायगनली में गया तो यहां पर बी और डी मैच नहीं हुए, बट इसने बताया हॉरिजॉन्टली कहां पहुंच गए, यहां पर बी और बी आपके क्या कर गए, मैच कर गए। क्लियर। फिर उसने बताया कि किस साइड जाना, यहां जाना, यहां पहुंचे, अब कोई है नहीं। मींस मेरे आंसर का पार्ट क्या हुआ, जेड मेरा आया, जेड मेरा आया यहां पर बी, ऊपर से लिख दीजिए नीचे से लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी बी और ए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कुछ मुझे कॉमन निकालना था, कॉमन नहीं निकालना था, यदि ऐसे कॉमन निकालता होता तो बी दो बार रिपीट नहीं होता। मेरा मतलब था कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो मेरे 4 मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट क्या करेंगे, मैच करेंगे। इस आंसर को मैं क्या भी लिख सकता था, इस साइड से भी लिख सकता था कि ए बी सी ए बी सी डी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस कहने का मतलब था मुझे तो हाईएस्ट ये बताना था कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैच करेंगे, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मैच करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स मैच करेंगे। ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता किसी भी तरीके से एक्स को वाई से करा लीजिए, वाई को एक्स से करा लीजिए, या इन्हें एक्स और वाई को इधर उधर एक दूसरे से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। आपका ये हो सकता है कि आपका पहले बात तो सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, बट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते, तो वो मैक्सिमम एलिमेंट्स आपके कितने, 4th हैं, इट इज कॉल्ड जेड। तो जेड हो गया आपका यहां पर बी सी बी ए। तो इट इज कॉल्ड एलसीएस प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। यही एल्गोरिथम आपके डीएनए टेस्टिंग के लिए यूज होती है, मैं जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये प्रॉब्लम एलसीएस हमने सोल्व करी है विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हमने 4th स्टेप यूज किए थे। पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया, फिर एल्गो डिफाइन की, फिर उस एल्गो से हमने वैल्यू को कंप्यूट किया, उस कंप्यूट और इंफॉर्मेशन के बेस पर मैंने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या किया, फाइंड आउट किया। आई थिंक आपको एलसीएस प्रॉब्लम समझ में आई। थैंक यू वेरी मच।